हेलो विद्यार्थी, चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का क्या कारण था? शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बगानों के लिए। अर्थात इसका तीनों आंसर हो जाएगा। दूसरा, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये 1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। तीसरा, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करें? इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी। नहीं, 1905 में देहरादून में नहीं, 1906 में हुआ था। कब? 1906 में हुआ था। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है। ये सही है, इसका केवल 2 सही हो जाएगा। चौथा, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। वन अधिनियम 1878, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। सही है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार का औषधि इन जंगलों में से ले सकते थे। यह सही नहीं है, सिर्फ एक सही है। 5, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र। झूम खेती, लादिंग। ये लादिंग कहाँ होता है? ये लादिंग होता है दक्षिण पूर्व एशिया में। लादिंग झूम खेती, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती को क्या कहा जाता है? लादिंग। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? ये मध्य एशिया में, मध्य अमेरिका में। चितमैन ये अफ्रीका में, और चेना श्रीलंका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा BCBA। चलते आगे। यूरोपीय वन संरक्षक घुमंत खेती के विरोध क्यों थे? घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? ये घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, और लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। चलते हैं 7 की ओर। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? ये हो गया, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ घुमंत समुदाय खदानों बागानों में काम करने को मजबूर हुए। इसका तीनों आंसर हो जाएगा। 8 देवसारी या मान किसे कहा जाता है? देवसारी या मान किसे कहा जाता है? ये जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क है। ब्लेंडोंग डिएंस्टेन व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा वास्तव में प्रारंभ किया गया था। नहीं, इसमें गांव वाले लगान की मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सही था। इसका केवल एक सही हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। चलते हैं 10। सरना, देवरा कुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? ये एक जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था, याद रख लीजिएगा। सरना, देवरा कुडू, कान, राई क्या थे? ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। चरवाहा समुदाय तथा उनमें संबंधित तथ्य का मिलान करना है। ये गोल्ला समुदाय, ये गोल्ला समुदाय किससे था? ये गाय भैंस पालते थे। गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे। रायका समुदाय ये राजस्थान संबंधित है, और धंगर ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका हो जाएगा BACD। चलते आगे।
प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो जाएगा, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। पुजारी तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे, अर्थात इसका दोनों हो जाएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस हिस्ट्री का एमसीक्यू। चलते हैं 13। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या विभिन्न क्षेत्रों का मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? ये क्या नहीं होता था? ये सभी होता था। मूल एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां, अर्थात इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। मतलब आदान प्रदान नहीं होता था, मतलब सभी का होता था, इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। 14। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? यह समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग के संबंध में ये केवल 3 सही हो जाएगा, यानी यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। सिल्क मार्ग का अस्तित्व लगभग 15वीं शताब्दी तक था। इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी सिल्क का काफी महत्व था। यह समुद्र या जमीन से गुजरने वाले क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे। सिर्फ जमीनी भी नहीं था, समुद्री भी था, समुद्र भी था। केवल चीन के लिए नहीं था, ये पश्चिमी को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का काफी महत्व था। ये बल्कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ता था। सिर्फ चीन नहीं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी को। ये सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। सोना और चांदी इसी मार्ग से एशिया से यूरोप से एशिया की ओर पहुंचती थी। कीमती धातुएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केवल 3। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, ये असत है। चलते आगे 16। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। उस गुफा का क्रमांक क्या है? यह गुफा क्रमांक 217। चीन की गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। ये कौन सा? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुफा क्रमांक 217। इस गुफा का नाम मोगाओ ग्राटोज है, जो चीन के गंसू प्रांत में स्थित है। इस गुफा क्रमांक 217 में मार्ग को दर्शाया गया है। मार्को पोलो का किताब का नाम क्या है? मार्को पोलो की किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स। 18। स्पैघेटी क्या है? स्पैघेटी एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। 19। निम्न कथनों पर विचार करें। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यही हो जाएगा। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था? नहीं। ये आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, बहुत सारे खाद्य पदार्थ 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों भारत के संदर्भ के पास नहीं थे, इसलिए सही नहीं है। ये यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत की अमेरिका की खोज की थी। ये खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिका इंडियनों से हमारे पास आए थे, इसलिए ये भारत में ये नहीं होता था। चलते हैं 20। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन औसत है? ये औसत चुनना है। ये 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ये सही है और ये दोनों गलत है। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। ये गलत है। चलते हैं, इसका केवल 1 हो जाएगा।
ओ सॉरी, इसका 2 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ सही नहीं पूछ रहा है, औसत पूछ रहा था। इसका 2 और 3 औसत हो जाएगा। चलते आगे। 21। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभाव का उल्लेख किया। यह है 1 और 2, व्यापार और पूंजी है, इसमें भूमि नहीं है। 3 तरह का उल्लेख किया था, व्यापार है, पूंजी है और तीसरा है श्रम है। ये तीसरा श्रम हो जाएगा। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया? आपराधिक जनजातीय अधिनियम कब पारित किया? ये 1871 ईस्वी में। 23। चरवाही टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने परिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। ये गलत है। किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, अर्थात 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 23 हो गया। 24। चरवाही टैक्स का क्या प्रभाव हुआ? चरवाही टैक्स का चारागाहों का स्तर गिरने लगा और जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। जब टैक्स लगेगा जानवर पर भी तो क्या मरेगा ही ना। मसाई लैंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये मसाई लैंड यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैलता है, ये गलत है। ये औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। मसाई की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें चारागाह दिन प्रतिदिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास मैदान तक फैला था, स्टेपीज तक। उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक, इथोपिया से नहीं। क्या होगा? उत्तरी कीनिया, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक था। 26। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कौन सा सही है? ये अमीर और गरीब चारवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया, इसलिए ये सही है। 27। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण और नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसने पुराने राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली, अर्थात इसका 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे ये नागरिक संहिता में? जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। चलते हैं 29। हैबसबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैबसबर्ग साम्राज्य यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। चलते आगे। ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एले क्या थी? एले एक कपड़ा नापने का पैमाना था। क्या था? याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। एले, एले क्या थी? एक कपड़ा नापने का पैमाना था। 31। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताएं थी। ये राजतंत्र था, चर्च था और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना था। ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। 32। जिउसेप्पे मोत्सिनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह हुआ कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना है, सिर्फ एक सही है।
ये मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों प्रदेशों प्रबंधों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जो कर राष्ट्रीय व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। इसका सिर्फ केवल एक सही हो जाएगा। 34 33 मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ये 32 हो गया। ये क्या हो जाएगा? जियोसेफी मैथ्सनी। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया मेटरनिक्स ने किसे? जियोसेफी मैथ्सनी को। 34। यूनान ऑटोमन समाज कब स्वतंत्र हुआ है? यूनान ऑटोमन समाज कब स्वतंत्र हुआ है? ये 1832 में। 35। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। रूमानीवाद के संबंध में रूमानी कलाकारों कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना जानते थे, इसलिए इसका दोनों सही हो जाएगा। 36। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत था भाषा था। 37। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या हो जाएगा? इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष उम्र सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। अर्थात इसका 1, 2 और 3। 38। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? यह 1848 में हुआ था। चलते 39। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह हो जाएगा ना तो एक ना ही दो सही है इसका आंसर। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। चलते आगे। 40। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ये हो जाएगा केवल 1 और 3। जोसेफी मैथ्सनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। जोसेफी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में राष्ट्रीय सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। अर्थात 1 और 3। 40 हो गया। 41 की ओर। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? 1801 में। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? ये करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। चलते हैं 43। रोलेट एक्ट के संबंध में औसत कथन का चयन करना है। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। औसत कथन यही हो जाएगा, अर्थात यही सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया था। 44। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? यह बम्बई में किया गया था। कहाँ? बम्बई में किया गया था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? यह हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? 1909 में। 1909 में हिंद स्वराज को लिखा गया था। 46। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग ने की थी। ये सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, यह गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के
महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया है। ये सही है, अर्थात 1 और 3 सिर्फ आंसर होगा इसका। 47 अवध किसान सभा के गठन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था। अवध सभा याद रखिए, अवध किसान सभा का गठन 1920 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल होने का प्रयास किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ये हो जाएगा 47, 48। गुडेम विद्रोह का संबंध याद रखिए, गुडेम विद्रोह का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा, यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ी में 1920 में प्रारंभ हुआ। ये गलत है, यह आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ था प्रारंभ। यह आंध्र प्रदेश, यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। गुडेम विद्रोह का यह राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। ये 1920 में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। गुडेम विद्रोह 1920 में, और किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। और कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में, गुडेम पहाड़ियों में शुरू हुआ था। अर्थात इसका 2 और 3 सिर्फ सही हो जाएगा। इसका सिर्फ 2 और 3 सही होगा। ये 48 हो गया। 49 की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में औसत कथन का चयन करें। ये असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी गठन किया। ये गलत है। CR दास, और यही इसका आंसर हो जाएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। और यह स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। 50 चलते हैं इस सेट का। 50वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनना है। ये ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। ये ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, ये लिबरल सरकार नहीं, ये हो जाएगा नई टोरी सरकार ने, यह टोरी सरकार हो जाएगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया। अर्थात इसका 2 और 3 सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते हैं। फिर 50 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में हम करेंगे। चलिए, और सभी वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो देख सकते, जाकर प्ले लिस्ट में डाला गया है। चलिए, और चैनल के साथ बने रहें। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।